बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और साथ साथ मैंने बेसिक्स आप लोगों को बताए थे कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और हमारे पास कैटलिस्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर इज़ अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के जो है ना बोर्ड के पेपर्स के हवाले से क्वेश्चन में भी आता है। तो सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग जो है ना लेक्चर्स को गौर से सुने, एंड आई होप कि आप लोग जो है ना इजीली इस चीज़ को पिक कर पाएंगे, और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप लोगों ने इसको जो है ना नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आप लोगों ने पेपर में क्वेश्चन को लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने हैं आप लोगों ने, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और स्टार्ट से आप लोग जो है ना इजीली इनको जो है ना समझने की कोशिश करेंगे, तो एंड आई होप कि आप लोग जो है ना इजीली इसको गेट कर पाएंगे। तो सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को फ्रॉम द स्टार्ट। हमारा जो है ना स्टार्ट का टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की सबसे ज़रूरी चीज़ स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों ने लॉ लिखना हो, जब आप लोगों ने लॉ पे नोट्स लिखना हो, जब आप लोगों ने थ्योरी के बारे में लिखना हो, इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ द डिस्कवरी। फर्स्ट यू शुड टू टेल अबाउट द डिस्कवरी कि वो लॉ या थ्योरी कब डिस्कवर हुई थी और उसकी डिस्कवरिंग टाइम क्या थी। तो सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ देखते हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू केमिस्ट्स, सी एम गोल्डबर्ग एंड पी वेज इन 1864। हमारे पास इस लॉ को डिस्कवर करने वाले दो केमिस्ट, जिनके नाम हमारे पास है सी एम गोल्डबर्ग एंड पी वेज, और इन्होंने डिस्कवर कब की थी? ईयर वाज 1864 में इन्होंने डिस्कवर की थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो है ना एमसीक्यूज भी बन सकता है। एमसीक्यूज कैसे बन सकता है? ऐसे लोग भी आप लोगों के यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है कि इन विच ईयर लॉ ऑफ मास एक्शन वाज डिस्कवर्ड। लॉ ऑफ मास एक्शन की डिस्कवरी का साल कौन सा था? दे मे बी गिवन द एन आंसर्स 1864 ऑप्शन दे सकते हैं वो आप लोगों को, 1964 दे सकते हैं, एंड मैनी मोर। तो आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पे ऐसे लोग इसके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से एमसीक्यूज़ कैसे बन सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये थी डिस्कवरी हमारे पास कि लॉ ऑफ मास एक्शन कब डिस्कवर हुआ था और किसने डिस्कवर किया था। आफ्टर दैट हमारे पास हम बढ़ते हैं इसकी डिफिनीशंस की तरफ कि डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं इस लॉ के मेन पॉइंट्स क्या हैं, इस लॉ को जो है ना हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इस लॉ में कौन सी बातें बयान हुई थी। तो सो फॉर दैट पर्पज़ हमारे पास दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। इट्स एक्टिव मास के हवाले से अगर हम बात करें, एक्टिव मास का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी मतलब हमारे पास जो होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास रिलेशंस दो किस्म के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन विच लाइक दिस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हमारे पास क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स का जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो हमारे पास बढ़ रही है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, तो एज वेल एज हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कम होगी। इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन, आई होप कि आप लोग जो है ना डायरेक्ट रिलेशन का जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी वो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम क्या समझते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो एक दफ़ा फिर आप लोग जो है ना इसकी डिफिनेशन की तरफ देखें। दिस लास्ट स्टेट्स दैट द रेट, जो रेट हमारे पास होता है रिएक्शन का, एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, जिसमें रिएक्ट करता है सब्सटेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। हमारे पास रिएक्टेंट का जो रिएक्शन टाइम होता है, रेट जो होता है, जब रिएक्टेंट्स हमारे पास एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? हमारे पास वो उसके रेट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो फर्दर ऑन, द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, अब वो रेट हमारे पास जिस पे एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, वो भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो स्टूडेंट्स,
डायरेक्टली रिलेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट्स भी बढ़ेगा, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स कम हैं तो उनका जो है ना प्रोडक्ट भी कम होगा। दैट्स मीन डायरेक्टली रिलेशंस। एंड फर्दर ऑन हमारे पास वो इसके प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस की भी डायरेक्टली रिलेशन ही होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो चीज़ है कॉन्सेप्ट कि हमारे पास एक्टिव मास क्या चीज़ होता है, एक्टिव मास के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, एक्टिव मास पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक्टिव मास पे एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन व्हाट इज द मेन डिफिनेशन, हाउ यू कैन डिफाइन एक्टिव मास। सो फॉर दैट पर्पस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को जब हम इन मोल पर डीएम क्यूब, in mole per dm cube for a dilute solution. Remember student, it's not a concentrated solution, it's mean that dilute solution. जब हम concentration of reactants and products, last time I have also clear your point about reactants and products कि reactants और products, और अगर जिनका अभी तक वो क्वेश्चंस क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को जो है ना बड़ा क्लियरली बताया है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हमने मोल पर डीएम क्यूब फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन एक्टिव मास। जब हम किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन को हम मोल पर डीएम क्यूब इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जिनको क्लियर नहीं हुआ है सो काइंडली एग्जाम्पल्स की तरफ आप लोग जो है ना फोकस करें, तो आप लोगों का जितना भी लॉ ऑफ मास एक्शंस हैं आप लोग जो है ना एक बार ही रिवाइज करें, और एक बार ही देखने से आप लोगों को जो है ना समझ में आ जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। ऑल ऑफ यू लुक टुवर्ड जो हमारे पास कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल में द लेटर दैट इज इन अ कैपिटल आर द रिएक्टेंट्स। जो हमारे पास कैपिटल में है वो रिएक्टेंट्स है, और जो हमारे पास स्मॉल में है ये हमारे पास मोल्स हैं। क्या चीज, स्मॉल लेटर्स में हमारे पास मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल लेटर्स में जो चीज हमारे पास है वो रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स। जब ये रिएक्शंस करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाते हैं सी एंड डी, दीज आर द प्रोडक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें इस एरो की साइड पे, इस एरो को, तो लाइक दिस हमें समझ में आना चाहिए कि ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। सो दिस इज द डबल एरो सिंबल दैट रिप्रेजेंट एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। दैट मीन कि हमारे पास प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हम इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन आपके पास फॉरवर्डली टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, तो क्या है, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी साइन, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। दैट मीन कि फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स। दिस इज द रिएक्टेंट्स ए एंड बी, और जो हमारे पास मोल्स होते हैं उनको हम अबव लिखते हैं ऑन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हम जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को लिख देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। आफ्टर दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना होता है तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, दैट मीन कि हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म कर रहे हैं। तो सो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया है के एफ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि के एफ का क्या मतलब है। तो सो स्टूडेंट्स, के एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड एफ एज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो सो फॉरवर्ड रिएक्शन आप लोगों ने अगेन स्टेप वहीं लिखना है नीचे जो रिएक्टेंट्स है आप लोगों के पास। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। स्टूडेंट, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज रिवर्स रिएक्शन और अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सो आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज रिवर्स एंड रिवर्सिबल रिएक्शन आर अ सेम थिंग। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन आप लोगों ने क्या लिखना है,
रिवर्स रिएक्शन में आप लोगों ने प्रोडक्ट्स लिखने हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि सी एंड डी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, एंड स्मॉल लेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। अगेन हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे, जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के आर, दैट मीन रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है, जिनका लाइक दिस समझ में नहीं आया कि हमारे पास ये के आर या के एफ क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि के एफ एंड के आर रेट कॉन्स्टेंट्स हैं। हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट्स है फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शंस को जब हम उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन को ख़त्म करते हैं तो हम इनके लिए ये वाले जो है ना रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन या साइन ही लगाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं इजीली फर्दर ऑन कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है, RXN यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तभी हमारे पास जो होते हैं रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में अगेन, और इसको कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के या बैकवर्ड रिएक्शन के। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के हमारे पास जो टर्म्स जो रिएक्टेंट्स है वो लिख लिए हैं, एंड अगेन इक्वल टू रेट ऑफ कांस्टेंट हमारे पास रिवर्स रिएक्शंस के प्रोडक्ट लिख लिए। अब हमने यहाँ पे जो है ना इनको ऑन रीअरेंजमेंट रीअरेंज करेंगे। तो आप लोगों ने जब रीअरेंज करना हो, यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा हमेशा जो है ना प्रोडक्ट्स को नॉमिनेटर में लिखना है। प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने नॉमिनेटर में लिखना है। नॉमिनेटर में आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को लिखना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास हमने अबव क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट सी है, सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, while A and B are the reactants. So below the हमारे पास जो डिवाइड हो रहे हैं, so students यहाँ पे हमारे पास जो है KF divided by KR that will be equal to rate of forward reaction divided by rate of reverse reaction। और जब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिवाइड करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस को, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाता है KC, दैट मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो स्टूडेंट, it was about all the law of mass action की डिस्कवरी एंड लॉ ऑफ मास एक्शन की डिफिनेशंस, और उसके बाद ये थे हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के एग्जांपल्स। एंड आई होप कि आप लोगों को इसकी जो है ना इजीली समझ आ गई होगी। एंड फॉर स्टूडेंट्स फॉर जो जिनको समझ नहीं आया या किसी भी काइंड का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन फॉर योर बेनिफिट्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी आप लोगों का क्लियर होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे आज का लेक्चर्स था। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया।